हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है हम लोग अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं और अपवर्तनांक में हम लोग अपवर्तनांक का परिभाषा देख चुके हैं और उसके बाद से हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी बना चुके हैं। तो कुछ आज पॉइंट है जिसको जानना हमको जरूरी है और उसके बाद से हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक या उसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो जानना जरूरी है उसको हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, जो वायु होता है, हवा जो होता है वायु, इसका अपवर्तनांक जो होता है वह लगभग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह लगभग, वह कितना होता है? तो लगभग 1 के बराबर होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है वह लगभग 1.33 होता है। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक होता है हमारा हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये कितना होता है? तो 2.42 होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायु जो होता है, हवा होता है, उसका अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है। ये बात आपको याद रहेगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो वायु का लगभग 1 होता है, यानी सबसे कम है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक हीरा का होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए एक और बात आप याद रखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा। यानी ये बात आपको याद रखना है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, कम होगा, उसमें प्रकाश का चाल, जो प्रकाश है उसका चाल क्या होगा? प्रकाश का चाल अधिक होगा। प्रकाश का चाल कैसा होगा? अधिक होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि जिसका भी अपवर्तनांक क्या होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा। यानी हवा में प्रकाश का चाल अधिक होगा, उससे कम पानी में होगा, उससे कम कांच में होगा और हीरा में उससे भी कम होगा चाल। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा? अधिक होगा। और इसी को उल्टा कर दें तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी आप याद रखिए। जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल, उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा? तो कम होगा। यानी जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा वह क्या होगा? उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो ये आप बता सकते हैं, अगर हवा दिया है, पानी दिया है, तो किस में प्रकाश का चाल अधिक होगा? हवा में, तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। और पानी में प्रकाश का चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ये बात आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए और हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। ये आप नोट कर लिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट जो है हम लोग का, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। अच्छा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन होता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल होता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, कैसा होता है? अधिक होता है, वह सघन होता है, यानी वो घना होता है, सघन माध्यम होता है, वह सघन माध्यम होता है।
और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है, वह कैसा होता है, तो वह विरल माध्यम होता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है कि कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक वो सघन, यानी सबसे सघन कौन सा होगा, तो हीरा होगा। उससे कम सघन कौन सा है, कांच है। उससे कम सघन पानी है। उससे कम सघन क्या है, हवा है। यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक वो सघन और जिसका अपवर्तनांक कम वो क्या होगा, विरल हो गया। तो इस तरह से भी आपसे बोला जा सकता है कि माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1 का 1 है, 1 का 2.4 है, 1 का 1.5 है, 1.6 है, 1.8 है। बताइए इसमें कौन सा माध्यम सघन है, तो इसमें 2.4 जिसका अपवर्तनांक है वो सघन है और जिसका 1 है वह क्या है, विरल है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, या उसी को हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो उसको हम लोग देखते हैं। रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, काम वाला चीज़ है नहीं, बहुत काम का चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, मिटाते हैं इसको। कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, नहीं कॉपी क्या होगा ले करके, जब सब रिकॉर्डेड है ही तो नहीं, फिर देख लेंगे बैक करके, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग आलसी होते हैं वो एक ही काम को 4 बार करते हैं। नहीं, हमको टाइम बचाना है, एक ही काम को 4-5 बार नहीं करना है, एक ही बार में हमको निपटाते चलना है उसको। अच्छा बात है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको बार बार देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग का है क्या, वो है सापेक्षिक अपवर्तनांक, या उसी को हम बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो अगर दो माध्यम का हमको कौन सा अपवर्तनांक हम लोग पढ़ चुके हैं, निरपेक्ष, यानी दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो अनुपात होता है उसी को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास यदि दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n1 तथा n2 है, n1 तथा n2 हो, तो एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक हो, तो एक के, यदि दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यदि दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी पहले का n1 है और दूसरे का n2 है, तो एक के सापेक्ष यानी माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसको सबसे पहले लिखते कैसे हैं, तो एक के सापेक्ष दो का, तो n तो होगा अपवर्तनांक, लेकिन किसको पहले लिखेंगे, तो जिसका पहले पूछा जाता है, यानी दो का एक के सापेक्ष कितना होगा, तो ये होता है n2/n1। कितना हो जाएगा, तो यदि माध्यम एक का निरपेक्ष n1 है, दो का n2 है, तो n21 यानी जिसका पूछा जाएगा उसको हम रखेंगे ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको रखेंगे नीचे। अगर यही पूछा जाता दो के सापेक्ष एक का, तो क्या हो जाता, n12 बराबर हो जाता n1/n2 हो जाता। ये आपको समझना है। तो होता क्या है, जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वह होता क्या है, तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है। और उसको निरूपित कैसे करते हैं, तो एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक जो होगा वह कितना होगा, n21। इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसका पूछा जाएगा, जिसके साथ का होगा उसको पहले और जिसके साथ के होगा उसको बाद में रखेंगे, यानी n21।
अगर यहीं पे पूछा जाता आपसे कि 2 के सापेक्ष 1 का, तो आप क्या लिखते, n12 बराबर हो जाता है n1/n2। अच्छा इतना तो हो गया। अच्छा यदि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, यदि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल C1 हो तथा 2 में प्रकाश का चाल C2 हो, तो बताइए n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C/C1। हम पढ़े थे ना निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो हम n1 का पूछ रहे हैं, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या होगा, तो C/C1, और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा C/C2 हो जाएगा। तो अगर हम n2 के जगह पर C/C2 रख दें और n1 के जगह पे C/C1 रख दें तो क्या होगा, तो एक काम करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर से हम लोग आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो यदि 1 में प्रकाश का चाल C1 और 2 में प्रकाश का चाल C2 हो, तो n1 इक्वल टू C/C1 हो जाएगा और n2 इक्वल टू C/C2 हो जाएगा। अतः n21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n2 के जगह पे कितना हो जाएगा, तो C/C2 अब बटा C/C1। तो n21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C/C2 इंटू C1/C, C से C कट गया, तो n21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि n21 यानी 2 का 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल यानी माध्यम 1 में जो प्रकाश का चाल होगा उतना अब बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि n12 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार n12 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब इसी प्रकार n12 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से जो n12 है, n12 इक्वल टू हो जाएगा n1/n2। तो n12 इक्वल टू n1 कितना आया था, तो C/C1 अब बटा n2 का मान आया था C/C2, तो ये हो जाएगा C/C1 इंटू C2/C, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो n12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2/C1, यानी n12 इक्वल टू हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसको हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2/C1, यानी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि n21 यानी 2 का 1 के सापेक्ष पूछे अगर चाल दिया हुआ है, तो जिसका पूछा जा रहा है उस माध्यम में प्रकाश का चाल नीचे रहेगा। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है तो जिसका पूछेगा उसका हमेशा क्या रहेगा, तो हम लोग इधर देखे थे n21 इक्वल टू क्या था, n21 इक्वल टू था n2/n1, यानी अगर निरपेक्ष दिया है तो जिसका पूछेगा उसका ऊपर और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका नीचे।
लेकिन अगर चाल दिया है तो जिसका पूछेगा उसका माध्यम में चाल नीचे रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसमें माध्यम का चाल हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये आप क्या किए, यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, क्या किया, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसी प्रकार से हम क्या किए n1 निकाले। तो ये जो हमारा आया इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, यानी जो हमारे पास n12 इक्वल टू है C2/C1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यानी ये है हमारे पास क्या, तो एक के सापेक्ष दो का, यानी माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक है, और ये हमारे पास क्या है, तो दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को गुणा कर दें तो क्या होगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से गुणा कर दें तो क्या होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, या आप इसको ऐसे पहले नोट कर लीजिए, फिर से आप यहाँ से लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से गुणा करने तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो n21 इंटू n12 इक्वल टू, तो 21 क्या है, तो C1/C2 इंटू n12 क्या है, C2/C1, तो ये दोनों कट करके कितना हो जाएगा, तो n21 इंटू n12 इक्वल टू होता है 1। ये कितना हो जाएगा, 1। और अब बताइए अगर दोनों का हमको कोई भी एक सापेक्ष दिया हुआ हो तो n12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/n21, या n21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/n12। यानी अगर इसको पूछा जाए तो ये आके भाग कर देगा, अगर इसको पूछा जाए तो ये आकर के भाग कर देगा। तो हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला निकल गया और इस फॉर्मूला पे हमको बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो अगर हमारे पास दो माध्यम है और दोनों में चाल दिया हुआ है और एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी अगर पानी में चाल दिया हुआ है और कांच में चाल दिया है और पूछ दे कि कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा पानी के सापेक्ष, यानी कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो हमको चाल दिया है तो हम चाल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 और पानी का 1.3 दिया हुआ है और अब पूछे कि पानी के सापेक्ष कांच का क्या होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कहाँ गया वो फॉर्मूला, हम इस टाइप का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर चाल दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे। अगर हमको दो माध्यम है और दोनों में से किसी एक के सापेक्ष दे दिया है, यानी पानी के सापेक्ष कांच का दे दिया है और पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष कांच का दे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि बताइए कांच के सापेक्ष पानी का क्या होगा, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे। यानी इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत सारा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या सीखे, एक बात और यहाँ पे हम लोग जाने कि दो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा उसका गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, तो हमेशा और हमेशा 1 होगा। तो ये चीज आप पढ़िए, 1-2 बार देख लीजिए। इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब और क्लियर होगा इसको। तो बस इतना ही रन देते हैं इसमें, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पहले इसको देख लीजिए, इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर से हम लोग अगले वीडियो में इसका नोट्स देखेंगे। बस इतना ही रन देते हैं। जय हिंद।